हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करेंगे अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम में डे 37 की। और इसमें हम देखेंगे आज भारतीय अर्थव्यवस्था को, इंडियन इकोनॉमी को हम शुरू करेंगे आज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इंडियन इकोनॉमी से जितने भी आप लोगों के एग्जाम में टॉपिक बनते हैं, चाहे पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल या फॉरेस्ट गार्ड, सभी में ये यहाँ से टॉपिक हैं जो कि कवर मैं आप लोगों को करा दूँगा। तो वीडियो को अंत तक देखना और अच्छे तरीके से तैयारी करना। पुलिस कांस्टेबल का यहाँ पर एक हफ्ते बाद पेपर है, तो आप लोगों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी, क्योंकि अभी तक मैंने अर्थशास्त्र की कोई भी क्लास नहीं ली थी। अब आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर कुछ वीडियो हैं जो कि अर्थशास्त्र के भी दूंगा। तो जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर से बनने वाले मैं आप लोगों को डिस्कस कराऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इंडियन पॉलिटी को और इंडियन ज्योग्राफी को समाप्त कर रखा है। आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लेना। उसमें मैंने कंप्यूटर को भी करा रखा है और विविध वाले टॉपिक हैं उनको भी मैंने करा रखा है। भारत का इतिहास हम इसके साथ साथ ही चल रहे हैं, तो भारत का इतिहास भी आप लोगों को मैं करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को आज हम शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमी को। तो सबसे पहले थोड़ा सा फैक्ट है हम जान लेते हैं, और यहाँ से भी आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। जैसे कि हम बात करें अर्थशास्त्र के जनक किनको कहा जाता है, तो आई होप आप लोगों को पता होगा, एडम स्मिथ इनका नाम है। और एक प्रश्न नोबेल पुरस्कार से भी पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भारत में किसको दिया गया है, इस तरीके से। तो अगर हम नोबेल पुरस्कार की बात करें तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1969 में मिला था। ठीक है, 1969 में अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर हम भारतीयों की बात करें तो भारतीय मूल के अमर्त्य सेन हैं जिनको सबसे पहले अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। और अगर हम दूसरे व्यक्ति की बात करें तो अभिजीत बनर्जी हैं जिनको 2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी एक भारतीय हैं। तो दो व्यक्ति हैं जिनको अर्थशास्त्र में भारत के दो व्यक्ति हैं जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिल रखा है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभिजीत बनर्जी को वैश्विक गरीबी उन्मूलन पर सराहनीय कार्य के लिए यहाँ पर ये पुरस्कार को दिया गया था। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में और किस कार्य के लिए दिया गया था। तो गरीबी उन्मूलन के लिए इनको दिया गया था, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि है अर्थशास्त्र या फिर अर्थव्यवस्था। तो आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की। उससे पहले आप लोग दो शब्दों से परिचित हो लें, एक है अर्थशास्त्र और दूसरा है अर्थव्यवस्था। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो आप लोग जो भी दैनिक जीवन में गतिविधियां करते हैं जो कि आर्थिक गतिविधियां हैं, जैसे कि कोई चीज़ लेना है और लेना, या फिर आप लोग खरीदते होंगे सामान, तो वो सारी आर्थिक गतिविधियां हैं जो कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती हैं। जैसे आप लोगों ने जितना कमाया और जितना नुकसान आप लोगों को हुआ, यानी कि इसका जो बैलेंस इकोनॉमी है उसी को हम कहते हैं अर्थशास्त्र। लेकिन अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था के लिए हम किसी न किसी देश की बात करेंगे, यानी कि अर्थव्यवस्था किसी देश की अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे किसी देश के समस्त आर्थिक क्रियाओं की बात, तो उसी को हम कहेंगे अर्थव्यवस्था। जैसे कि हम भारत का अर्थशास्त्र नहीं कहेंगे, हम कहेंगे भारत की अर्थव्यवस्था। हम अर्थव्यवस्था नहीं, अर्थव्यवस्था सिंपल शब्द हम नहीं कहेंगे, बल्कि हमको अर्थव्यवस्था के लिए किसी न किसी देश का नाम लेना पड़ेगा, यानी कि हमें बताना पड़ेगा कि हम किस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये दो छोटे से शब्द हैं, ये समझ में आ गए होंगे कि अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है। तो हमारे सिलेबस में अर्थव्यवस्था से ही क्वेश्चन है जो कि पूछे जाएंगे। हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो यूकेपीएससी का सिलेबस है, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को दिया है और आज हम उसको शुरू करते हैं। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा 1 जुलाई 2018 को प्रति व्यक्ति आय के अनुसार विश्व की अर्थव्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया था। किसके अनुसार? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के अनुसार।
ये क्या होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर में सेपरेट वीडियो है जो कि ले आऊँगा, जिसमें हम जीटीपी जीएनपी वगैरह पढ़ेंगे, तो ये अलग टॉपिक बन जाएगा। फिलहाल आप लोग इतना ध्यान में रखो कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के अनुसार विश्व बैंक ने 4 भागों में अर्थव्यवस्था को डिफाइन कर रखा है। इसमें आता है सबसे पहले सबसे निम्न आय वाले, यानी कि लोअर इनकम कंट्रीज, जिनकी इकोनॉमी लोअर इनकम में होगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रति व्यक्ति जो सकल राष्ट्रीय आय है, अगर 995 यूएसडी का मतलब है यूएस डॉलर, क्योंकि हम अगर विश्व की बात करेंगे तो वहाँ पर एक आधार जो मुद्रा का रहेगा वो रहेगा अमेरिका की मुद्रा, और अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर। तो हम डॉलर के आधार पर बात करेंगे, ना कि किसी अन्य देश की मुद्रा के आधार पर, क्योंकि सबसे मजबूत मुद्रा उन्हीं की है यूएसए की, तो इसलिए हम यूएसडी की बात करेंगे, यूएस डॉलर की बात। तो अगर किसी देश में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 995 डॉलर या फिर इससे कम है, तो उस देश को हम बोलेंगे कि ये निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था रखता है। अगर हम बात करेंगे निम्न मध्य आय वाली, ठीक है, निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था, तो 996 डॉलर से 3895 डॉलर तक इसके प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करेंगे उच्च मध्य आय वाली इकोनॉमी क्या होगी, अर्थव्यवस्था क्या होगी, तो ये होगी 3896 से 12,55,000, ये कितना है 12,055 यूएसडी, जिनकी देश की अर्थव्यवस्था होगी, तो उसको हम कहेंगे उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था। उसके बाद हम आते हैं उच्च आय वाली, यानी कि हाई इनकम कंट्रीज़ क्या होती हैं, हाई इनकम इकोनॉमी वाली कंट्रीज़ कौन सी होंगी, जिनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 12,055 यूएसडी से या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। तो ये है 4 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं जो कि विश्व बैंक के द्वारा 2018 में डिफाइन की गई हैं। ये बात है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। हो सकता है यहाँ से प्रश्न ना पूछा जाए फिलहाल, लेकिन अब जो हम बात करेंगे वहाँ से आप लोगों को डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य और सरकार की भूमिका के आधार पर, यानी कि अब हम बात करेंगे जैसे कोई सरकार है और बाजार है, 2 व्यवस्थाएं होती हैं इकोनॉमी में। एक होती है बाजार पर डिपेंड इकोनॉमी, और एक होती है जिसको सरकार चलाती है, सरकार का जिसमें हस्तक्षेप होता है। तो इस प्रकार 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं जो कि देखी जाती हैं। सबसे पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, जैसे कि हम सबसे पहले देश का नाम ले लेते हैं। तो अमेरिका की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक प्रकार की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है कि पूंजीवादी अमेरिका की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, तो पूंजीवादी है। इसमें क्या होता है कि जो भी आर्थिक क्रियाकलाप है, जैसे कि उत्पादन कितना होगा, कीमत क्या निर्धारित की जाएगी किसी भी वस्तु की, तो ये सारी चीज़ें तय कौन करेगा, ये करेगा बाजार। यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था बाजार पर डिपेंड रहेगी, ना कि सरकार पर। यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है उस पर सरकार की कोई भी आर्थिक भूमिका नहीं होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये आप लोगों को पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है इसके बारे में एक जानकारी है जो कि कहाँ से मिलेगी। ये एक पुस्तक है जो कि एडम स्मिथ ने लिख रखी है, जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। आप लोगों से पुस्तकों के नाम भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस टाइप के पुस्तकों को ध्यान में रखना। जो भी मैं यहाँ पर कराता हूँ आप लोगों को याद करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहेगा पुस्तक वाला। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। आप लोगों से बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी लिख सकते हैं। दूसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है राज्य अर्थव्यवस्था। क्या होती है? राज्य अर्थव्यवस्था। ये बिल्कुल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विपरीत होती है। जैसे कि हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखा कि इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन अगर हम राज्य अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो इसमें कितना उत्पादन करना है,
क्या आपूर्ति उसकी होगी वस्तु की और किस कीमत पर उसका भाव तय किया जाएगा, ये सारी चीज़ें, ये सारे फैसले कौन लेगा? सरकार लेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो सरकार के द्वारा संचालित की जाएंगी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, और ये एक प्रकार की गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती है। गैर बाजारी मतलब जो कि बाजार पर आधारित नहीं है, उसको हम गैर बाजारी अर्थव्यवस्था कहेंगे। एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे जैसे कि रूस, सोवियत संघ, यूएसएसआर था पहले, और अगर हम चीन की बात करेंगे तो ये दोनों ही राज्य अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है कि दो प्रकार की अर्थव्यवस्था यहाँ पर हैं, जैसे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी। चीन में है साम्यवादी अर्थव्यवस्था और रूस में है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इतनी बात है आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद आप लोगों को एक पुस्तक का नाम और याद करना है जो कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, ठीक है, राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत इन्होंने अपनी पुस्तक में दे रखा है, और पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। यहाँ पर मैंने पुस्तक का नाम नहीं लिख रखा है, तो ये है दास कैपिटल। तो दास कैपिटल है जो कि इस पुस्तक का नाम है, और ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है, और इस किताब में राज्य अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। इतनी बात है, यहाँ पर से आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद तीसरी अर्थव्यवस्था होती है जिसको हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण आप लोगों को भारत देखने को मिलेगा, मलेशिया देखने को मिलेगा और इंडोनेशिया। आप लोगों से पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, तो भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि इसमें राज्य अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों के ही गुणों का समावेश इसमें किया गया है। जैसे हम बात करते हैं हमारे भारत में कुछ चीज़ें हैं प्राइवेटाइजेशन है, और कुछ चीज़ों में जो है वो सरकार का हस्तक्षेप है। तो इस प्रकार से सरकारी और निजी दोनों की भूमिका है हमारे बाजार में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन दोनों का सह अस्तित्व है जो कि अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था है जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो आप लोगों को इतनी बात है समझ में आ गई होगी, आई होप। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ये कीन्स के विचारों से प्रेरित है, ठीक है। तो जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों से प्रभावित है कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक आप लोगों से इस टाइप के प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो अगर हम खुली अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो सभी देश हैं एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। जैसे कि हम भारत हैं तो हम भारत क्या करेंगे, अन्य देशों के साथ व्यापार करेंगे। हम कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर इंपोर्ट भी कराएंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे, यानी कि आयात और निर्यात हम दोनों करेंगे। हम भारत में ज़्यादातर तेल मंगाते हैं, कच्चा तेल हो गया, और यहाँ से हम कृषि वाले खाद्यान्न चीज़ें हैं, उत्पाद हैं, हम विदेशों को भेजते हैं। तो इस प्रकार हमारे देश में क्या है कि एक प्रकार का आयात निर्यात चलता है। तो जहाँ पर भी आयात निर्यात दोनों चीज़ें होंगी वहाँ पर हम कहेंगे कि खुली अर्थव्यवस्था पाई जाएगी। और अधिकतर क्या सभी देशों में खुली अर्थव्यवस्था ही पाई गई है। तो इसलिए हम इस देश को कहते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं वास्तविक अर्थव्यवस्था, यानी कि ये रियल इकोनॉमी है। लेकिन अगर हम बंद अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो ये एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था है। काल्पनिक अर्थव्यवस्था इसलिए है क्योंकि कोई भी देश ऐसा हो सकता है क्या जो सेल्फ डिपेंडेंट है, हर एक चीज़ अपने एक देश में ही वो उत्पादन कर रहा है, चाहे तेल का हो, चाहे खाद्यान्न है, चाहे परिवहन है, कुछ ना कुछ तो वो किसी ना किसी देश से मंगाएगा, या फिर कुछ ना कुछ अतिरिक्त मात्रा में अगर उत्पादन कर रहा है तो वो विदेशों को भेजेगा। तो ऐसा संभव है ही नहीं कि कोई ऐसा देश हो जो कि ना तो आयात करता हो ना तो निर्यात करता हो। तो इसलिए ये जो बंद अर्थव्यवस्था है इसको हम काल्पनिक अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं।
तो इतनी बात है आप लोगों को ध्यान में रखनी है खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था से। उसके बाद हम बात करेंगे विश्व के शीर्ष अर्थव्यवस्था वाले देश कौन से हैं, यानी कि शीर्ष इकोनॉमी, टॉप इकोनॉमी किस किस कौन कौन से देश हैं टॉप इकोनॉमी में। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि यूएस है जो कि सबसे टॉप में है, जिसकी इकोनॉमी कितनी है, 21.43 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है। उसके बाद है चीन, जिसकी इकोनॉमी है, जिसकी अर्थव्यवस्था है 14.14 ट्रिलियन डॉलर। तीसरे में आ जाता है जापान, जो कि कितना गिर गया है, देखो 14 से 5 में आ गया है। यानी कि चीन और अमेरिका के सापेक्ष में इनकी अर्थव्यवस्था है, इनकी इकोनॉमी है जो कि बहुत स्लो है। हम बात करेंगे इनकी जापान की, तो ये 5.14 ट्रिलियन डॉलर है। उसके बाद आता है जर्मनी का नाम, जिसकी इकोनॉमी है 3.95 ट्रिलियन डॉलर। और 5वें नंबर पर भारत आ जाता है और इसकी इकोनॉमी है 2.93 ट्रिलियन डॉलर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात कह रखी है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनाएंगे अपनी देश की अर्थव्यवस्था को, और ये टारगेट कब तक का है, ये बात आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बता दो। ठीक है, इस बात को आप लोग बताएंगे कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम अपने देश की बनाएंगे और ये टारगेट कब तक का है, इस बात को आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। उसके बाद है इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था, जिसको हमने हाल ही में पछाड़ दिया है। इससे पहले हम 6ठे स्थान पर थे, लेकिन हमने इसकी अर्थव्यवस्था को पछाड़कर हम अब 5वें पर आ गए हैं, और जो इंग्लैंड है वो 6ठे पर चले गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। समय समय की बात है दोस्तों, एक समय ऐसा था कि इंग्लैंड भारत पर राज करता था और भारत जो है वो इंग्लैंड का गुलाम था। लेकिन आज ऐसा समय आ चुका है, भारत में ये जोश है कि जिसका वो गुलाम था आज उससे ही ऊपर ये खड़ा है। तो ये सीखने वाली बात है कि कोई भी इंसान है कभी ना कभी आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों से क्वेश्चन पूछा जाता है, और 3 प्रकार के क्षेत्र हैं जो कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। इसको हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो 3 क्षेत्र हैं हमको देखने को मिलते हैं, और अब हम देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र है ये पर्यावरण पर निर्भर रहता है, यानी कि यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी, जैसे कि कृषि हो गया, वन से संबंधित जो भी कार्य होंगे, और पशुपालन हो गया, और मत्स्य पालन, खनन करना हो गया, तो इस तरीके के जो भी यहाँ पर कार्य क्रियाकलाप होंगे, आर्थिक क्रियाकलाप होंगे, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों से पूछा ही जाता है कि कृषि है जो कि किस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत आती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम बोलेंगे कि कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, तो इस अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में है, इसमें जो संलग्न श्रमिक होंगे, यहाँ पर जो कार्यरत श्रमिक होंगे, उनको एक उनकी प्रकृति को निर्धारित किया गया है, जिनको हम रेड कॉलर जॉब के नाम से जानते हैं। तो इस श्रेणी में रेड कॉलर जॉब आप लोगों ने ध्यान में रखना है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड कॉलर जॉब कि किस श्रेणी के श्रमिकों को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र के। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक समय ऐसा था जब हम कहते थे कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश तो आज भी है भारत, लेकिन कृषि में पहले हमारा जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी। अगर हम बात करें प्राचीन भारत से, हम लोगों ने इतिहास में भी पढ़ा, प्राचीन में भारत में हम लोगों ने देखा कि वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल, फिर इस तरीके से बढ़ते गए, तो हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो कृषि पर आधारित थी। हमारे देश की इकोनॉमी कृषि पर डिपेंडेंट थी। लेकिन अगर आज वर्तमान की हम बात करें तो हमारा जो जीडीपी है, हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें ये कृषि का जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है वो मात्र 18% रह गया है। लेकिन इसमें श्रमिक ज़्यादा हैं, इसमें कार्यरत लोग ज़्यादा हैं, इसलिए आप लोग देखेंगे कि भारत में जो रोज़गार है वो कम है। इसलिए बेरोजगारी दर भारत में बढ़ी है, क्योंकि अधिकतर जनसंख्या कहाँ पर है? प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पर क्या है, जीडीपी में योगदान इनका बहुत कम है।
ठीक है। तो जीडीपी में योगदान कहाँ पर देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा, तो वो देखने को मिलेगा तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में है जो कि 55% का योगदान है देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर लोग कम हैं, यहाँ पर क्या है, लोग कम हैं। यहाँ पर जो कार्यरत लोग हैं तृतीय क्षेत्र में वो कम हैं। और ये तृतीय क्षेत्र होता क्या है, तृतीय क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र। ये क्या होता है, सेवा क्षेत्र होता है तृतीय क्षेत्र। इसमें जैसे कि आप लोग देखते होंगे व्यापार हो गया, होटल हो गया, परिवहन, लोक प्रशासन, रक्षा, व्यावसायिक सेवाएं, ये सभी कार्य जो हैं वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान इसी का है, जैसे कि हम लोगों ने देख लिया कि 55% योगदान है भारत की जीडीपी में। उसके बाद यहाँ पर आता है दोनों के बीच का, जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। और द्वितीयक क्षेत्र में बात हम करते हैं जो भी प्राथमिक क्षेत्र में चीज़ें हैं, जैसे कि जो पर्यावरण पर आधारित है, कृषि पर आधारित हैं, या फिर खनन पर आधारित हैं, खनिजों पर आधारित है, या फिर वन पर आधारित है, पशुपालन पर आधारित है, तो इनके लिए कहीं ना कहीं उद्योग भी स्थापित हैं। अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि उपकरणों के लिए उद्योग भी हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पर भी हम औद्योगिक की बात करेंगे, जहाँ पर हम विनिर्माण की बात करेंगे, जैसे कि विद्युत हो गया, विद्युत कहाँ से मिलती है हमको, विद्युत मिलती है हमको इंडस्ट्रीज से। और ये इंडस्ट्रीज कहाँ से आएगी, जैसे कि पानी हो गया, तो पानी क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक है और प्राथमिक क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र का संसाधन है ये। और द्वितीय क्षेत्र में इसको हम ऐसे एज अ कच्चे माल के रूप में हम प्रयोग करेंगे और औद्योगिक क्षेत्र में हम इसका विकास करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं गैस की, जल आपूर्ति की बात करते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों की हम बात करेंगे, तो ये सभी द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, विनिर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, विनिर्माण किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर की जा रही है। जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा वो क्या होगा, द्वितीय क्षेत्र में। और इसका योगदान आप लोग देख रहे हैं 27% है, जो कि दोनों के बीच का है। ये ठीक ठाक है लगभग, लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है अगर उनको रोजगार देना है तो ये तृतीय क्षेत्र में जो कम लोग हैं यहाँ पर ज़्यादा लोगों को लाना पड़ेगा। और यहाँ पर कौन से लोग आएंगे तृतीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में आएंगे स्किल वाले, जिनके पास वेल स्किल होगी, जो प्रशिक्षित लोग होंगे, जो ट्रेनिंग किए हुए होंगे। यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र में हर कोई मजदूर है, कृषक है, तो इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत ऐसी होती नहीं है, या फिर स्किल की ऐसी ज़रूरत नहीं होती है जिससे कि हम उद्योग धंधे चला सकें। या फिर जो आईटी टेक्नोलॉजी आज हम देख रहे हैं भारत में डिजिटल युग चल गया है, तो इस डिजिटल युग की अगर हम बात करें तो वो तृतीय क्षेत्र में आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोगों को ज़्यादा मात्रा में रोज़गार देना है तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना पड़ेगा और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि यहाँ पर चलाने पड़ेंगे, जिस कारण हम तृतीय क्षेत्र में भारतीयों को, जो युवा वर्ग है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम तृतीय क्षेत्र में ला सकें। तो इस तरीके से है अपनी जीडीपी को और हम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इस तीनों क्षेत्रों को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये तीनों क्षेत्र हो गए। एक चीज़ यहाँ पर छूट गई है कि ये जो द्वितीय क्षेत्र है जो कि इंडस्ट्री में है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में है, विनिर्माण क्षेत्र में है, उनको वहाँ पर जो श्रमिक हैं उनको हम कहते हैं वाइट कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब। तो वाइट कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब कहाँ पर है, ये है द्वितीय क्षेत्र में। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि व्हाइट कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब का संबंध किस क्षेत्र से है, तो यह है द्वितीय क्षेत्र से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक प्लान की। आर्थिक आयोजन या फिर नियोजन, आर्थिक आयोजन या फिर आर्थिक नियोजन, ये क्या होता है। देखो मैंने डेफिनेशन तो बहुत बड़ी लिख रखी है, बट मैं इसको समझा देता हूँ, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। जैसे हम बात करें कि अगर हमें अपने देश को चलाना है तो हमारे पास एक प्लान होना चाहिए आने वाले कुछ सालों तक के लिए। जैसे कि आप लोग जॉब कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या सोच कर रहे हैं आप लोग, ये सोच के कर रहे हैं कि यार मेरा आने वाला जो समय है, फ्यूचर जो है, उसमें मैं अच्छा खासा इनकम मेरी होगी और मैं अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकता हूँ, मेरे जो बच्चे होंगे उनको मैं अच्छी एजुकेशन दे सकता हूँ। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं।
और उसके लिए क्या है, अभी प्लान बना रहे हैं। और आपका प्लान अभी क्या है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अपना सिलेबस टाइम से कंप्लीट कर रहे हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं। ये आपका प्लान है। इस दौरान हो सकता है आप लोगों को कोई फ़ायदा देखने को ना मिले, लेकिन आप अपने भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं, भविष्य को स्टेबल करने के लिए, भविष्य को सेटल करने के लिए आप लोग अभी से प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसी प्रकार हम देश की अगर हम बात करें तो देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए यहाँ पर पहले से ही प्लान कर लिया जाता है और इसी को हम कहते हैं आर्थिक आयोजन या फिर आर्थिक नियोजन। हम यहाँ पर आने वाले 1 साल के लिए जैसे कि बजट पारित करते हैं, हर वर्ष बजट है जो कि संसद में पारित किया जाता है और उस बजट में क्या होता है, आने वाले 1 साल का खर्चा का ब्यौरा दिया जाता है कि हम इस क्षेत्र में इतना खर्च करेंगे, इसमें हम इतना पैसा लगाएंगे। तो ये क्या है, एक प्रकार की प्लानिंग है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं, इसको हम कहते हैं आर्थिक आयोजन। तो आई होप आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, लोगों को रोजगार देना। अगर हम देश को चला रहे हैं और 1 साल या 2 साल की प्लानिंग हम कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होगा कि देश में जो गरीब जनता है उसको हम क्या करें, गरीबी का निवारण करें, रोजगार का सृजन करें और जो भी असमानताएं हैं समाज में समानताएं लाएं और आर्थिक समृद्धि करें अपने देश की। तो इस प्रकार की प्लानिंग है जो कि देश को चलाने के लिए की जाती है, इसी को हम कहते हैं आर्थिक आयोजन या फिर इकोनॉमिक प्लान। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इस तरीके की सोच की, इस तरह की प्लानिंग कहाँ से शुरू हुई, तो एक पुस्तक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। 1934 में S.M. विश्वेश्वरैया के द्वारा इस पुस्तक में आर्थिक आयोजन संबंधी सबसे पहले प्रस्ताव रखा गया था। यहाँ से ये इतिहास है आर्थिक आयोजन का, वो शुरू हो जाता है। कब से, 1934 से। S.M. विश्वेश्वरैया को आप लोगों को याद करना है, इनकी पुस्तक को भी आप लोगों को याद करना है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। उसके बाद 4 साल बाद क्या होता है, एक INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक कमेटी बैठती है और उसकी अध्यक्षता करते हैं कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें एक समिति का गठन कर लिया जाता है जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय नियोजन समिति। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन है जो कि कर लिया जाता है और ये समिति क्या करेगी, प्लानिंग का काम करेगी। ठीक है, और कौन सी प्लानिंग, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। उसके बाद 1944 का समय आता है। 1944 में गांधीवादी योजना है जो कि श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा प्रतिपादित की जाती है। ये भी आप लोगों को इकोनॉमिक प्लान से ध्यान में रखना है। उसके बाद नियोजन और विकास नामक एक विभाग बनाया गया और 1944 में ही 8 उद्योगपतियों के द्वारा एक बॉम्बे प्लान तैयार किया गया। इस बॉम्बे प्लान में 15 वर्ष की योजना के बारे में बात की गई थी। 15 वर्ष, आने वाले 15 वर्ष में किस प्रकार से हम प्लानिंग करेंगे इकोनॉमिक प्लान, अर्थव्यवस्था की। तो ये सारी बातें हैं जो कि इस बॉम्बे प्लान में बातें की गई थी और इसके सूत्रधार थे वो कौन थे, सर आदेरसिर दलाल। सर आदेरसिर दलाल थे जो कि इसके सूत्रधार थे। उसके बाद 1945 का समय आता है। जन योजना है जो कि यहाँ पर लाई जाती है किसके द्वारा, M.N. रॉय के द्वारा 1945। और फिर J.P. नारायण के द्वारा 1950 में सर्वोदय योजना है जो कि लाई जाती है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। उतने इम्पोर्टेंट ये नहीं है अभी तक, लेकिन अब है जो कि मैं बताने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन करके लिख लेना, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है जिसको हम कहते हैं आर्थिक नियोजन समिति। ठीक है, आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया जाता है 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में और इस समिति ने सिफारिश की और इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही योजना आयोग का गठन कर दिया गया। योजना आयोग, आप लोगों को पता होगा कि योजना आयोग क्या है। अभी वर्तमान में हम देखेंगे, अभी फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं कि ये कब गठित किया गया। 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को है योजना आयोग का गठन कर दिया गया। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको कर लेना, 15 मार्च 1950। उसके बाद हम योजना आयोग को देख लेते हैं कि योजना आयोग क्या है।
योजना आयोग क्या है, 5 वर्ष की ये प्लानिंग करेगा। पंचवर्षीय योजनाएं आप लोगों ने सुना होगा। तो योजना आयोग का काम क्या है, आने वाले 5 साल के लिए अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चलाई जाएगी, क्या देश का यहाँ पर विकास किया जाएगा, किस तरीके से प्लानिंग की जाएगी, ये योजना आयोग का कार्य है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, आप लोगों से पूछा जाता है, तो योजना आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, वही अध्यक्ष होंगे, क्योंकि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उस समय योजना आयोग के पहले अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। और इस प्रकार ये योजना आयोग अभी वर्तमान में अगर हम बात करें 15 अगस्त 2014 को इसको समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। अभी हम फिलहाल इतना ही देखते हैं, आने वाली क्लास में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, योजना आयोग को हम और आगे को ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं 2017 तक भारत में लागू की गई हैं। इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं के क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनको हम आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों तब तक बने रहिए, और आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। अगली वीडियो में हम इससे आगे का है पोर्शन लेके आएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। ठीक है।